नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रार में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि नीट 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोप के चलते भले ही रद्द कर दी गई हो, लेकिन अभी भी देश के अभ्यर्थियों और अभिभावकों के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गारंटी है कि फिर से जब परीक्षा होगी तो यही सिस्टम उसे निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता से करवा पाएगा। इसी बीच सीबीआई की जांच में पेपर लीक को लेकर के रोजाना अहम खुलासे हो रहे हैं और आरोपी मांगीलाल बिमाल और दिनेश के परिवार में से 5 लोग डॉक्टर बने हैं, यह भी सामने आया। सीकर के कोचिंग संस्थानों को लेकर के भी कई सवाल खड़े हुए, लेकिन क्या हर सवाल का जवाब मिल पाएगा जांच के बाद भी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और आज जिस तरीके से चीजें सामने आई कि किस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई की जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य हासिल हुए हैं, कैसे पेपर लीक हुआ और कैसे पेपर जो है वो एक क्वेश्चन बैंक के जरिए कथित तौर पर सब जगह स्प्रेड किया गया, उसे फैलाया गया, लेकिन उन छात्रों का क्या जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी करके परीक्षा दी थी, आज वो वहीं वापस आकर के खड़े हो गए हैं जहां से चले थे। इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये सिस्टम फुल प्रूफ बन पाए। पहले रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई के ताबड़तोड़ एक्शन। नीट पेपर लीक की जांच में बहुत बड़ा खुलासा। आरोपी मांगीलाल और दिनेश के परिवार में 5 लोग बने डॉक्टर। नीट लीक का 2025 की परीक्षा से कनेक्शन की जांच। नीट पेपर लीक से सीकर एजुकेशन हब आहत। पेपर लीक रोकने के लिए क्या करेगी सरकार? नीट में सुराग, कितना बड़ा नेटवर्क। तो नीट पेपर लीक को लेकर के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, और आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि हर बार जब परीक्षा देते हैं, चाहे वो राज्य की परीक्षा हो या देश की सबसे बड़ी परीक्षा जैसे नीट हो, इन सब में शुचिता, पारदर्शिता को लेकर के और निष्पक्षता को लेकर के सवाल क्यों उठने लगे हैं? क्या पेपर लीक माफिया देश के कोने कोने में फैल गए हैं? इस सिस्टम में आखिरकार कितने सुराग है और कितना बड़ा नेटवर्क है? इसको ध्वस्त कैसे किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई बातें सामने आ रही है। अभी नासिक से भी गिरफ्तारी के बाद जांच हो रही है, उसमें भी कई अहम खुलासे हुए हैं। लेकिन सीकर और राजस्थान में जिस तरीके से कार्रवाई की गई है और उसके बाद खुलासे हुए, वो चौंकाने वाले हैं। चाहे वो मांगीलाल को लेकर के हो, आरोपी मांगीलाल बिमाल और दिनेश बिमाल और इनके परिवार से अब तक बने हुए जो डॉक्टर्स की बात हो, बाकायदा ये सोशल मीडिया पर डाल करके और ये बताता था कि कैसे उसके परिवार के सदस्य एक के बाद एक जो है वो सिलेक्शन होते चले गए। सीकर के कोचिंग संस्थानों में जैसे परीक्षा हुई, उसके बाद कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा और मैं मेहमानों का परिचय आपके साथ करवा दूं। जगदीश जांगिड़ हमारे साथ हैं, एजुकेटर हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपी के और यूपीएससी के, माफ कीजिए, जगदीश जांगिड़ जी यूपीएससी के एजुकेटर हैं। और जगरूप यादव साहब हमारे साथ हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। प्रियांश सोगानी हमारे साथ हैं, नीट एजुकेटर शिक्षक हैं। और साथ ही मिथिलेश जमीनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और एक एक मिनट के ओपनिंग कमेंट के साथ हम शुरू करेंगे, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जगदीश जी, सबसे पहले आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं कि कैसे देखा जाए एक पेपर लीक, उसके बाद जांच और सिस्टम तो वही का वही लोग, वही पूरी की पूरी चीजें, और कैसे अब जो अभ्यर्थी हैं वो विश्वास कर लें कि आखिरकार जो अगली परीक्षा होगी वो पूरी तरह से शुचिता के साथ होगी। जगदीश जी। समस्त अभिभावक और दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को सिस्टम की तरफ से एक अध्यापक होते हुए माफ़ी मांगना चाहूँगा
क्योंकि ये हम सभी की कहीं न कहीं कलेक्टिव लापरवाही का ही नतीजा है। लापरवाही एक संगठित अपराध के प्रति, लापरवाही एक नेग्लिजेंट आइडियोलॉजी या नेग्लिजेंट एटीट्यूड के प्रति। अगर हमारा समाज, अगर हमारी सोसाइटी, अगर हमारी सिविक सोसाइटी संगठित होकर के इन अपराधों को, जो कि हमारे समाज के सबसे वल्नरेबल सेगमेंट, हमारे बच्चों, हमारे स्टूडेंट्स के प्रति किया जा रहा है, इसके लिए आज संगठित रूप से कहीं न कहीं सरकार के समक्ष, न्यायपालिका के समक्ष और जांच एजेंसियों के समक्ष हाजिर होते हैं और कहीं न कहीं एक एकता दिखाते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि एक बहुत ही पारदर्शी रूप से, चाहे यहाँ पे कई संस्थाएं हो, इंस्टीट्यूशंस हो, उन सभी की एक सामूहिक और व्यवसायिक जो मैंडेट है उनको, उसको धरातल पे कहीं न कहीं वो उतारने में जो सक्षम नहीं रह पाए हैं, उसके कानूनी देख सकते हैं, सामाजिक देख सकते हैं, उन मानदंडों के ऊपर जो है उन्हें जरूर खरा उतारना चाहिए। आज समय है अध्यापक, शिक्षक और अभिभावक एक होकर के एक प्रेशर ग्रुप की तरह, एक दबाव समूह की तरह काम करे, जिसके माध्यम से सरकार को उन क्षेत्रों में संवेदनशील किया जा सके कि धरातल पे, हकीकत पे कहीं न कहीं जो है, जो कागज पे कानून बनाए गए हैं उनको भी उतारने का समय आ चुका है। एनटीए जैसे नवाचार जो सिस्टम में गत दशक में लाए गए वो बिल्कुल स्वागत योग्य है, परंतु हम जब तक एक संगठित अपराध को रोकने में, चाहे एनटीए हो चाहे हमारी एजेंसियां अगर नाकाम रहती हैं, तो मैं ये मानता हूं संगठन से ही, संस्थाओं से ही हमारा देश बनता है। संगठन और संस्था अगर कमजोर रहती हैं, देश भी कमजोर रहने वाला है। ये 22 लाख युवकों का भविष्य नहीं है, अभी तो ये 142 करोड़ की आबादी का आने वाले टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद में विस्तार से इसको चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रियांश सोगानी साहब, आप टीचर भी हैं और बच्चों को पढ़ाते भी रहते हैं, ऐसे बच्चे जो नीट वाले हैं खासतौर पर, और उनकी परेशानी को आप बखूबी समझते भी होंगे, अनुभव भी करते होंगे। जैसे कि हमने सवाल, आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गारंटी है कि उसी सिस्टम से, जिस सिस्टम से अब तक पेपर लीक होते आए हैं, उसी सिस्टम से अगर हम ये परीक्षा दोबारा करवाएंगे तो वो फेयर होगी, वो फुल प्रूफ होगी, वो शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ होगी? सर सर इसमें अभी सबका गुस्सा एक तो जिसने पेपर लीक किया उसके प्रति है, दूसरा एनटीए, सब मिलके इनको कोस रहे हैं और बिल्कुल कोसना भी चाहिए। मगर हम कब तक ये करते रहेंगे? हमें अब एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, हमें उनके लिए क्या हम पुख्ता एक इंतजाम कर सकते हैं, हमें उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ कोसने वाली बातें ना करके हमें सॉल्यूशंस देने चाहिए, अपनी तरफ से एक पॉइंट देने चाहिए। इतने एजुकेटेड पैनल हमारे साथ में जैसे जुड़ा हुआ है, और भी भारत के अंदर कई लोग हैं जो बहुत सही तरीके से अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, एक प्रॉपर मीडियम के थ्रू, एक प्रॉपर माध्यम के थ्रू। मेरा इसके अंदर ये कहना है सर, 3 मेजर पॉइंट्स है अभी जो हमें चाहिए सिस्टम से। पहला, बच्चा ठीक है वो तो सफर कर ही रहा है कि पेपर लीक हो गया, अब बच्चे को चाहिए कि जल्दी से जल्दी अब उसकी जो एग्जामिनेशन की डेट है वो डिक्लेयर हो। मेरा तो कहना है कि आज या कल के अंदर एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर कर दो, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये जो एग्जामिनेशन का मोड है, जब तक इसको ऑनलाइन मोड में नहीं करवाया जाएगा तब तक कोई गारंटी नहीं है कि हम इसके अंदर एकदम अश्योर है कि बोल रहे हैं कि इसके अंदर लीक हो ही नहीं सकता है। चाहे कितने बड़े बड़े दावे कर दो, कोई गारंटी नहीं है सर। क्योंकि मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा, इसके अंदर सर जैसा एनालिसिस किया है, लगभग 2 लाख लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं सर, और आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आप किस पर भरोसा करोगे? आप एक पर कर लोगे, 2 पर कर लोगे? पूरे सिस्टम के अंदर, एग्जाम कंडक्शन के अंदर लगभग 2 लाख लोग इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से। तो हमें उसके लिए बेटर एक वे ढूंढना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। वो तरीका क्या हो, यही सबसे बड़ी बात है। और उस तरीके से जी, और उस तरीके की हवा ये पेपर लीक माफिया और जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो कैसे एक झटके में निकाल देते हैं। जगरूप जी, आप तो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, तमाम चीज़ों को देखा है, परीक्षाएं भी करवाई है आपके मार्गदर्शन में कई सरकारों ने, लेकिन ये पेपर लीक माफिया रुके कैसे, ये सबके सामने गंभीर सवाल है। और जैसे अभी जो टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मोड में आ जाएं, ये संभव हुआ है कि हम शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ एग्जाम करवा पाएंगे? एक संगठित गिरोह बन गए, किसी भी प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो या एनटीए जैसी एजेंसी की परीक्षाएं आज इस तरह से उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका उपाय ह्यूमन इंटरफेस जितना कम किया जा सके और तकनीक बेस्ड परीक्षा प्रणाली हो, इसमें इसका सॉल्यूशन है।
या तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो तो जिसमें एनक्रिप्टेड पेपर होता है, वो पेपर के सेंटर पे कोड से 5 मिनट पूर्व खुलता है, तो उसमें पेपर लीक की गुंजाइश कम रहती है। अब जो वर्तमान में जो नीट का पेपर आउट हुआ है, इसमें मोडस ऑपरेंडी ये रखा कि जैसे 400 क्वेश्चंस लगभग वही थे जो उसमें से आए 600 मार्क्स का, तो बहुत सारे चूंकि 4 सेट थे क्वेश्चन पेपर के, तो 4 सेट में से लगभग 600 मार्क्स आ सके इतनी सामग्री उसमें थी। तो ये निश्चित रूप से जो ह्यूमन इंटरफेस होता है, प्रिंटिंग प्रेस है या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या परीक्षा सेंटर पे या स्ट्रांग रूम जो ट्रेजरी में बनाते हैं, वहां कहीं ना कहीं से ये पेपर अवश्य लीक हुआ है। तो पेपर जैसे यूपीएससी की तरफ पे एक से अधिक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से लेने चाहिए, उससे एनक्रिप्टेड पेपर बना के या तो सीबीटी मॉडल किया जाना चाहिए, जिसमें आपका ओएमआर शीट भी कंप्यूटर में फीड हो जाता है, फिर उसको ब्लॉकचेन से ब्लॉक हो जाता है। या तो ये तरीका, या फिर इसका हाइब्रिड मॉडल है कि आपका पेपर तो एनक्रिप्टेड आए और सीट ओएमआर सीट है आपको मैन्युअली भरें। तो उससे मैं समझता हूं कि परीक्षा प्रणाली में दूषण संभव नहीं हो पाएगा, उसको अवैध भी होगी। जो पेपर बने जो तो हम ये जो बात कर रहे हैं और एनटीए के जो डायरेक्टर से लगाकर डीजी साहब और जो पूरा सिस्टम जो करोड़ों रुपए लेते हैं, वो ये नहीं सोच पा रहे हैं सर? वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली बार, ये नीट का पहली बार नहीं हुआ, एनटीए एजेंसी की 2024 में भी और 25 में भी पेपर लीक होने की गुंजाइश थी, और ये रूमर्स फैली थी गुजरात में, बिहार में बहुत व्यापक स्तर पे पेपर लीक हुआ था, उसको लिपापोती कर दी गई। तो एनटीए एजेंसी जो है, जिसको बना रखा है केंद्र ने, केंद्रीकृत कानून के परीक्षा आयोजित करने के लिए, उसकी परीक्षा असंदिग्ध नहीं है। और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के जो पेपर लीक के समय जो सुझाव दिए थे, मैं उन्हीं सुझावों में से कह रहा हूं, ये बिल्कुल तकनीक प्रणीत है। यूपीएससी का या तो मॉडल अपनाए, यूपीएससी एक से अधिक पेपर बनवाती है, किसी भी एग्जामिनर को पता नहीं होता कौन से क्वेश्चन आएंगे, फिर उनको एक बारकोड के जरिए संरक्षित करके और उसमें से पेपर वर्कआउट किया जाता है। पेपर भी ऐसा सेट किया जाता है कि सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो एनालिटिकल होते हैं। अगर 15 मिनट पहले भी आपके हाथ में पेपर आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मान लीजिए एनालिटिकल पेपर, और जो मेन परीक्षा होती है वो विश्लेषणात्मक होती है। विश्लेषणात्मक में भी जैसे थॉट प्रोवोकिंग होती है, आपसे यस और सवाल बहुत आसान होता है, लेकिन उसका उत्तर आप जब विश्लेषणात्मक, आपकी खुद की तार्किक क्षमता नहीं है, आपके बौद्धिक तर्क उसके पक्ष में या विपक्ष में, या सिंथेटिक व्यू नहीं है, तब तक आप शॉर्ट एनालिसिस नहीं कर पाते, तब तक आप यूपीएससी की परीक्षा क्रैक नहीं कर सकते। इन परीक्षाओं में यूजुअली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको अगर आउट कर दिया जाता है तो मैं आता हूं सर, इस पर आता हूं, वापस से आता हूं, लेकिन जोशी साहब चूंकि पुलिस सर्विस में रहे, लगातार जांच भी की ऐसी चीजों की, जोशी साहब अभी तक जो खुलासे हुए हैं, कैसे आप इन्हें देखते हैं सर? योगेंद्र जोशी जी, सीकर से लगा करके जमोरामगढ़, नासिक, ये तमाम जगह। जोशी साहब आवाज नहीं आ रही, आपकी अनम्यूट कीजिए सर। जी बोलिए सर। जोशी साहब की आवाज चेक। जी आवाज देखिए, आवाज नहीं आ रही है। जैमिनी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, जोशी साहब की तब तक आवाज ठीक करवाते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि कैसे एक वक्त ये बात होती थी कि कोचिंग वाले लोगों की जांच होनी चाहिए, कोचिंग का जो दायरा जिस तरीके से बढ़ा है वो बड़ा खतरनाक है। और हमने तस्वीरें देखी कि कैसे सीकर के कोचिंग संस्थान में जश्न मनाया जा रहा था। जिस टाइम एग्जाम हुआ उस टाइम ये दावा किया गया कि उनके ही वहां से सबसे ज्यादा जो है पास होंगे बच्चे, उनके ही वहां का टॉपर होगा। क्या ये कोचिंग संस्थानों पर भी सवाल है सर? बिल्कुल है, कहने की बात ही नहीं। जैमिनी साहब जी, जगरूप जी मैं वापस आऊंगा। जैमिनी साहब जी, ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस देश में जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा की बात करते हैं, लेकिन 22 लाख बच्चे और उनके परिवार को जोड़ ले जो क्लास 8 से लेकर आज तैयारी कर रहा है 5-5, 7-7 साल की, उनके पेपर लीक हो गए, कोई ट्वीट नहीं हुआ। इस देश का शिक्षा मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस देश का एनटीए का डीजी ये कहता है
कि परीक्षा के हम फीस नहीं लेंगे। अरे भैया, उनके सपने बेच दिया आपने। पिछले साल आपने नॉर्मलाइजेशन किया, और जिस तरीके से रामगढ़ पचवारा के मांगीलाल ने के भाई दिनेश ने ट्वीट किया कि मेरे 5 घर में से डॉक्टर बन गए, नॉर्मलाइजेशन करके फर्जीवाड़ा कर दिया। आज तक इस देश में पेपर लीक में किसी को 10 साल की सजा हुई क्या? आप बता दीजिए। सीबीआई ने 2015 में नीट का जो 6 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, पेपर आउट हुआ था, उसमें संजय मुखिया को पकड़ा था, सीबीआई चालान नहीं पेश कर पाई। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं हिंदुस्तान की? एक परीक्षा होती है चाइना में जिसमें 1 करोड़ 3 लाख बच्चे बैठते हैं और आर्मी संभालती है उसको। आज हमारे यहां परीक्षा का, शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। मोदी जी सोमनाथ गए हैं, आपने भी इतना बड़ा उत्सव मनाया है। भगवान शिव की तरह हलाल पीने की किसी में ताकत है क्या? किसी राजनेता में, जो हलाल पीकर अमृत पान कराए इन बच्चों को, इनके परिवारों को? आज उसको फंसा दिया है। स्कूल वाले उसको लूट रहे हैं, कोचिंग वाले उसको लूट रहे हैं, परीक्षा वाले 1700 रुपए फीस है, 500 करोड़ रुपए का बजट पड़ा है, और एनटीए का डीजी कह रहा है साहब। सर मैं एक बार वापस आ रहा हूं, थोड़ा सा रोक रहा हूं। जमीनी साहब, आपकी बातें बड़ी जायज है और आपका गुस्सा भी जायज है सर, कि जिस तरह का सिस्टम हो गया है। हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी कोटा में मौजूद है कुछ बच्चों के साथ में। हिमांशु, बात कीजिए, इन बच्चों की क्या कहना है इनका इस पूरे पेपर लीक के प्रकरण के बाद? ये किस हालत से गुजर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? जी नीट को रद्द कर दिया गया, लेकिन असल में देखा जाए तो वो बच्चे सफर कर रहे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को दिया, एग्जाम की प्रक्रिया से गुजरे, और इनके लिए तो कह सकते हैं कि ये इससे बड़ी आफत कुछ नहीं हो सकती थी। और फिलहाल ये बच्चे जो अपनी पीड़ा खुद बताएंगे कि आखिर इनके लिए कितनी बड़ी ये दिक्कत है, क्योंकि रीनीट के प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। एग्जाम दिया और सोचा नहीं होगा कि एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। बिल्कुल किसी ने भी सोचा नहीं था एग्जाम दोबारा देना पड़ जाएगा। कुछ लोगों की गलती, किसी संस्थान की गलती का खामियाजा पूरे 22 लाख से ज्यादा बच्चों को भुगतना पड़ेगा, तो ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है वैसे तो। एंड रीनीट का कुछ लोगों के लिए अच्छा मौका हो सकता है कि जिन लोगों का थोड़ा बहुत रह गया था उन लोगों को फिर से एक और मौका मिल सकता है, बट जिन लोगों का सिलेक्शन लाइन पे हो रहा था उन लोगों के लिए तो आप अपने लिए, आप चूंकि खुद इस प्रक्रिया से गुजरे, कैसा झटका लगा जब सुना कि रीट रद्द हो गई है, दोबारा देना पड़ेगा? नहीं सर, जैसे कि हमने एग्जाम दे के आया तो हमें ये था कि ठीक है हमारा कम स्कोर बन रहा है, लेकिन जो 2025 के कट ऑफ के अनुसार हमने तैयारी कर रखी थी, तो पेपर आसान होने की वजह से कट ऑफ ऑब्वियसली हाई गई, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमने एक मोमेंटम को छोड़ दिया कि ठीक है हम अगले साल के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो हम इस फेज के लिए तो रेडी नहीं थे कि हमें एक महीने गैप के अंदर दोबारा रीनीट देना पड़ेगा, और ऑब्वियसली हम उतनी अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाएंगे आने वाले रीनीट के लिए। बतौर स्टूडेंट क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सर एनडीए जिम्मेदार है, क्योंकि किसी भी टेस्ट एजेंसी का काम होता है का पेपर कंडक्ट कराना, वो भी एनटीए से सही से सुधार करने की जरूरत काफी है। क्या लगता है, आप क्या कहें? सही कह रही है कि एनटीए को जिम्मेदार मतलब ढंग से करवाना चाहिए था कि पेपर यहाँ से दूसरी जगह जा रहा है तो पूरी जांच मतलब होनी चाहिए। क्या लगता है सिस्टम में खामी है, पूरे के पूरे सिस्टम में खामी है? क्योंकि जेई भी होता है, जेई पर कभी सवाल नहीं हुए, 2024 फिर 2026 सीबीटी बेस होना चाहिए ये। और मतलब रीनीट के लिए बच्चों को मतलब जिनके आ रहे थे नंबर अच्छे से, उनका सिलेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे भी है ना, मतलब लड़कियों के जैसे चेक करें यहाँ पे नंबर, तो जिनके 700 प्लस आ रहे थे उनके पेरेंट्स को बुलाया यहाँ पे, मतलब उनको, यानी कि एक कह सकते हैं कि मन में तय कर लिया था कि कॉलेज मिलने वाला है और सारा। आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? इस बार नंबर मेरे अच्छे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जब ये सब पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर दोबारा वापस आना पड़ा सेंटर पे, और बाउंड्री पे ही था, लेकिन अब लग रहा है कि दोबारा देना पड़ेगा। दोनों में अलग अलग परिस्थितियां बनेंगी, या तो और अच्छा स्कोर हो सकता है या फिर माइनस भी जा सकता है। तो चांसेस पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ना हो, तो मेरी तैयारी तो खराब चली गई ना, अगर बाई चांस अच्छा पेपर ज्यादा ही अच्छा आ गया, या फिर जैसा 25 का था वैसा आ गया। क्या सुधार होना चाहिए? जो सिस्टम में ये जो गैप्स बना रहे हैं कुछ लोग, इन लोगों को अच्छी सजा देनी चाहिए ताकि लोग दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले डरें, और ऐसा डर बना रहे कि ऐसा कुछ करेंगे तो ये सजा मिलेगी, तो उन लोगों के लिए प्रतिक्रिया करें। बतौर स्टूडेंट एक बात और महत्वपूर्ण है, आप ये बताइए कि आखिर ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसके लिए ऐसा ना हो भविष्य में, ऐसे क्योंकि 22 लाख बहुत बड़ा फिगर होता है, उन सब बच्चों को सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल सब बच्चों को सफर करना पड़ेगा, आगे ऐसा ना हो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एनटीए या फिर अपन कोई और तरीका उसका इजाद कर सकते हैं जिससे ये सब जो गैप्स के बीच में बन रहा है ये ना हो। और ये जो भी कम से कम ये चाहेंगे कि ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना देखना पड़े। आप लोग तो देख चुके आने वाले स्टूडेंटों को ना देख। सर ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना बने, इसके लिए एनटीए के साथ साथ सरकार को भी कुछ ऐसे नियम उठाने चाहिए
कि उसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे शिफ्ट किया जाए, जैसे जेई मेंस है। आज तक पेपर लीक नहीं हुआ सर, क्योंकि कहीं ना कहीं कि उनके स्टाफ और उनके सिस्टम में खराबी है, तब तो ये चीजें जाके हो रही है एग्जाम में निश्चित तौर। जी बिल्कुल हिमांशु, और इनकी व्यथा, इनकी मनोस्थिति और इनकी बातें पूरा देश सुन भी रहा है, और हम इस बात को लेकर के बड़े शर्मसार भी हैं। जैसे अभी हमारे जो साथ जो टीचर्स हैं उन्होंने कहा कि माफ़ी चाहते हैं, जगदीश जांगीर साहब ने भी कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं, तो पूरे सिस्टम को इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, वो भी कम है जिस तरह से इनकी व्यथा सुनते हैं। लेकिन जैमिनी साहब, मैं उस पर आ रहा था कि कौन जिम्मेदार है सर, ये व्यवस्था, ये सिस्टम, ये एनटीए या ये कोचिंग संस्थान, कौन जिम्मेदार है इनका? ये जैसे बिवाल जैसे लोग, जो दिनेश बिवाल है, वो सोशल मीडिया पर लिखता है बड़े गर्व की बात है कि हमारे परिवार में 5 लोग जो है आज एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गए हैं। कोई खौफ ही नहीं है सर, और पता चलता है कि वो बिवाल अब पकड़ा गया है तो पता चलता है कि वो पेपर लीक कर रहा था। ये हेमंत जी हमारे सिस्टम की कमजोरी है। ये हमारे राजनेता लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं की जनता को जागरूक होने की दरकार है। अभी पूर्व आईएएस साहब कह रहे थे कि यूपीएससी बेस्ड, यूपीएससी आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, ये 12th बच्चों का होता है। इनका मेंटल लेवल आफ्टर ग्रेजुएशन वाले से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन चाइना का मॉडल अपनाया जा सकता है, जहां आर्मी एग्जाम कराती है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ आज तक। केवल 10 साल बंद हुआ, 1952 से लेकर 77 से लेकर आज तक कंटिन्यूअस हो रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। हम आजादी के अमृत काल की बात हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर देंगे। मोदी जी ने राजस्थान के चुनाव में कहा था कि यहां का पेपर लीक हो रहा है, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। आज बर्बाद नहीं हुए, आज ट्वीट नहीं कर रहे, तो केवल वोटों के लिए हम पेपर लीक की बात करेंगे। ये हिंदुस्तान का नेतृत्व किस दिशा में जा रहा है? गए हैं, एजुकेशन कई नेताओं के साथ फोटोएं वायरल हो रही है। ये पकड़े गए, पहले वो फोटो वायरल हो रही है, उन नेताओं से भी पूछताछ होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर जो नाच रहे हैं, उनके नाचने की तान की भी जांच होनी चाहिए। कौन करेगा पूछताछ? कई तो कोचिंग सेंटर वाले नेता हो गए हैं और कई नेताओं के समधी हो गए हैं सर। और जोशी जी देखिए, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है, यही इस देश का दुर्भाग्य है कि एक समधी हो गया, एक ने टिकट लेके फतेहपुर से चुनाव लड़ लिया। तो फिर कौन पूछताछ करे सर? मुस्कुराते रहिए जगरूप जी, लेकिन व्यवस्था में तो यही सिस्टम है, यही सब इसी से दो चार होना पड़ रहा है, आपको भी, सबको भी, उन बच्चों को भी। जोशी साहब जुड़ गए। जोशी साहब, क्या आपको लगता है कि जो सीबीआई की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं, मामला अंजाम तक पहुंचेगा, या ऊपर ऊपर से चर्चा हो रही है, 2 दिन बाकी ढाक के 3 पात लो कर लो बात? बिल्कुल हेमंत जी, आप सही कह रहे हैं। कल भी मैंने कहा था, ये सीबीआई ने पहले 2024 में भी जांच की थी, उससे पहले भी जांच की है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला अभी तक। न तो किसी को सजा हुई है, जमानतें और हो गई, 90 दिन में चालान पेश नहीं करते हैं। इनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर रहता है, नहीं तो 90 दिन में चालान क्यों नहीं पेश करेगा भाई? चालान में पेश करने में क्या दिक्कत है, लेकिन पेश नहीं करते हैं। हमने भी नौकरी की है, हमें पता है कि कैसे आदमी को जमानत दिलवानी है, कैसे नहीं दिलवानी है। ये राजनीतिक दल जितने भी हैं, आप देखिए, इनके किसी के रिश्तेदार नहीं है इसमें, किसी के भाई बंद इसमें नहीं है, गरीबों के सबके सब। और इनके जितने भी घर वाले हैं सब विदेशों में पढ़ते हैं। आप देखिए, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके विदेश में पढ़ते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के विदेश में पढ़ते हैं। और यहाँ का जो गरीब है, जो गरीब तबका है, वो अपने जमीन बेचता है, अपने सामान बेचता है, बताओ कोचिंग में जाता है। इन्होंने कोचिंग को कुकुरमुत्ते की तरह पैदा कर दिया। हमारे देश को बर्बाद करने के लिए 3 बातें की है इन राष्ट्र के जो नेता हैं, इन लोगों ने। इन्होंने फ्री नशा, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, मतलब इन्होंने इसका सारा उल्टा कर दिया है। आप देखिए, जितनी भी परीक्षाएं लेते हैं, आप देखिए, बोर्ड की परीक्षाएं, स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं लेते और वहां जाकर के कोचिंग में जाकर के कर रहे हैं। इन्होंने धांधली मचा रखी है। जितने बच्चे हैं, बताइए, गरीब है, उसने ईमेल के माध्यम से, उसने कंप्यूटर के माध्यम से, उसने किस किस संस्थानों के माध्यम से पैसे खर्च करके आंखें फोड़ ली है। उनकी यह हालत कर दी इन लोगों ने। जवाबदेही कुछ नहीं है, सीबीआई कुछ नहीं करेगी। मैं आपको आज लिख के देता हूं, अगर किसी को भी सजा हो जाए तो न तो पहले वालों में सजा हुई, न अब वालों में कोई सजा होनी है। और ये तो कुएं में भांग गिरी हुई है, किन किन को पकड़ोगे, कहां पकड़ोगे? आप देखिए, ब्यूटी पार्लर वाली के 20 अकाउंट में पैसे चले गए, 10 लाख रुपए। अरे इन्होंने तो लूट मचा रखी है। अब आप देखिए, यहां कार्रवाई नहीं। अगर ये पकड़ में आए हैं जम्मा रावगढ़ वाले, तो इन जम्मा रावगढ़ वालों की जो पहले इन्होंने परीक्षाएं दी है,
उसकी जांच कौन करेगा भाई? ये सवाई माधोपुर से हमारी एमबीबीएस SOT किया तो है हाथ विकास, खड़े जो कर दिए। आरोपी अब जांच पेपर कौन लीक का करेगा आरोपी है इनकी? जोशी कोई साहब, जांच करने वाला नहीं है। और इसने कैसे हेमंत जी, एमबीबीएस किया है, क्या आप है, ये इस तो तरह से जगरूप डिबेट करते रहिए। जगरूप जी कहीं उसकी अगर आप परीक्षाएं लीक हुई है जाएं तो जैसे कुछ नहीं जोशी हुआ साहब अब की तक बात पर और न यकीन कर होने लें, वाला पूरी है। की पूरी मान लें, तो आप कहीं अस्पताल में जाएंगे, पता चलेगा कि कोई डॉक्टर पूरा का पूरा फर्जी है, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी हो। फिर देखिए हेमंत, क्या है कि ये व्यवस्था में जो बैकडोर एंट्री है वो तो कुल मिला के व्यवस्था में योगदान देते ही नहीं है। पर सवाल ये है कि ये परीक्षा प्रणालियों का दूषण कैसे रोका जाए, पेपर लीक कैसे रोका जाए। तो इसमें मेरा ये सुझाव है, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि साहब ये यूपीए, तो वो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन तो कहीं पे भी हो सकते हैं, 12वीं में 12वीं के स्तर के हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप पेपर्स को एनक्रिप्टेड नहीं करेंगे, एनक्रिप्टेड मीन्स वो कोड लैंग्वेज में होते हैं, और वो पेपर एक कोड से ही परीक्षा केंद्र पे खुले, और उनकी सुरक्षा, एक तो प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर आपको देखना चाहिए, एक प्रिंटिंग प्रेस पे आप निश्चित नहीं हो सकते। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में भी ये माना जा रहा है कि केरल के किसी युवक ने प्रिंटिंग प्रेस, जो शायद साउथ में किसी गोपनीय स्थान पे थी, वहां से पेपर बिल्कुल लिया, उसको स्कैन किया, उसका गैस पेपर के रूप में उसको प्रसारित किया, फिर सीकर के कोचिंग हब ने, हॉस्टल ने, बहुत सारे सिंडिकेट के लोग हैं इसमें, उन्होंने इसको प्रसारित किया, और ये खेल बहुत दिनों से चल रहा है। तो पोजीशंस आप कह नहीं सकते कि जो भ्रष्टाचार के जरिए जो सिस्टम में आते हैं, तो उनसे तो आप शिष्टाचार की कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते, ना उनमें योग्यता आधारित मानदंड होते हैं। लेकिन परीक्षाओं में फूल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो लोगों के सपने हैं वो चकनाचूर नहीं हो, और लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। इसके लिए जरूरी है कि आप पेपर को एनक्रिप्टेड कीजिए, या तो सीबीटी मॉडल कीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कीजिए, या आप उसको हाइब्रिड मॉडल लीजिए। इनके पश्चात मैं समझता हूं कि एनक्रिप्टेड पेपर आएगा तो उसका पेपर का एक्सेस केवल उसी को मिलेगा जो इंचार्ज है, इंचार्ज ही उसको कुछ देर पहले खोलेगा, और पेपर के अल्टरनेट सेट भी रखिए। जगरूप जी, हमारे यहाँ तो इंचार्ज भी पकड़े गए हैं, ऐसे सेंटर भी पकड़े गए हैं। जितना ह्यूमन इंटरफेस रखोगे आप, कोड ही अगर सीबीटी जैमिनी साहब को जोड़ रहे हैं, उसमें कुछ कहना चाह रहे हैं जैमिनी साहब की आवाज दीजिए। में भी करप्शन हो चुका है यहाँ, तो हिंदुस्तान में तो केवल आर्मी को सौंप कर ही एग्जाम कराए जाएं, और कोई रास्ता नहीं बचा है, सब चोर हो चुके हैं, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो इस सिस्टम से कैसे फिर के समाज से लोग जाते हैं, वो भी वल्नरेबल है, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम से कैसे सुधार हो? सौगानी साहब, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आपने जगरूप जी को भी सुना, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, बहुत लंबा अनुभव है, वरिष्ठ पत्रकार जैमिनी साहब, उनको बड़ा लंबा अनुभव है, जोशी साहब को जांचों का, पुलिस सिस्टम का बड़ा लंबा अनुभव है। सौगानी जी। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 720 में से 720 नंबर क्यों आ रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्यों नाच रहे हैं। तो पहली बात तो 720 में से 720 आने का मतलब ये नहीं होता कि पेपर लीक हो गया। 2024 के अंदर भी पेपर इजी आया था, 2025 में पेपर टफ आया था, 2026 में वापस से पेपर इजी आया। जब 2024 से 25 में जब पेपर आया था तो अचानक से बहुत टफ पेपर आया था, और 2026 में जो तैयारी करवाई जा रही थी वो 2025 के रेफरेंस में करवाई जा रही थी कि पेपर का लेवल बहुत टफ आ सकता है, तो तैयारी उस लेवल की हो। क्योंकि एक किसी कोचिंग संस्थान, मुझे पता भी नहीं है कि वो किस हद तक वो ये चीज की कितनी वैलिडेशन है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके अंदर इन्वॉल्व है, मुझे नहीं पता है, पर एक किसी के चक्कर में सारे कोचिंग संस्थानों को एक ही दायरे में खड़ा करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि एज अ टीचर, जैसे आप लोग, जैसे जो न्यूज रिपोर्टिंग जो आप करते हैं, 24 घंटे की नौकरी होती है, बहुत एक क्रूशियल पार्ट आप इसमें प्ले करते हैं, आप लोगों की बात कन्वे करते हैं, आप सब लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं कि किसी एक शहर में क्या हुआ है। 24 घंटे की नौकरी आप भी मानते हैं, टीचर की भी 24 घंटे की ही नौकरी होती है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, किसी भी शहर का हो, टीचर 24 घंटे बच्चे के लिए अवेलेबल रहता है। सर, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि उसने उसकी क्लास ली और घर जाके वो उसके एंजॉय कर रहे हैं या फिर घर पे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। जब भी बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, बच्चा नेगेटिव फील करता है, तो एक अच्छा टीचर बच्चे को हैंड टू हैंड एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बारे में सोचता है। तो 720 में से 720 आने का कारण तो ये था कि पेपर का लेवल इजी था। सर, हम तो खुद कह रहे हैं कि पेपर का लेवल टफ कर दो, हम क्या मना कर रहे हैं। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक न्यूट्रल पर्सन की तरफ से बात कर रहा हूं। सही बात है, पेपर का लेवल टफ करो ना। क्यों आ रहे हैं 720 में से 720? क्या पहले नहीं है 720 में से 720? गवर्नमेंट ने तो सर्टिफिकेशन भी दिया है कि आपके 720 में से 720 आए, और EY सर्टिफिकेशन दिया है इंस्टीट्यूट्स को। फिर वो वैलिडेशन कहां से आया? तो सर, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है कि 720 में से 720 आने पर नाच रहे थे, इसका मतलब पेपर लीक उनकी वजह से हुआ था, ये तो बिल्कुल गलत है सर।
तो एज अ टीचर अपने को इसको देखना चाहिए कि एक टीचर, एक इंस्टीट्यूट पूरा लग के, हम लोग तो अब बात कर रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, पर टीचर और पेरेंट्स से भी ज्यादा रोल टीचर का होता है सर, बच्चे के साथ पूरा लगने में। हमें बिल्कुल इस तरह से एक टीचर की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। फीस, हमें नहीं पता कि फीस का क्या मॉड्यूल है, कम रखना है ज्यादा करना है, उस पर मैं बात नहीं करना चाह रहा हूं, पर ये वो आपके उससे दायरे से बाहर है सर, हम भी समझते हैं उस बात को। अच्छा, अपन को सॉल्यूशन पर बात करनी चाहिए सर। मैं मेरी बात और कंटिन्यू करना चाह रहा हूं कि अभी 3 पॉइंट पर अपने को बात करनी चाहिए। अभी लगभग सारे सर लोगों से जो भी अभी बात हुई, सबने बिल्कुल वही पॉइंट्स अभी बोले जिस पर मैं एग्री भी करता हूं। सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि बच्चे को पहले तो डेट डिक्लेयर करो कि नीट की डेट, अब नीट होने वाला है उसकी डेट क्या है, क्योंकि बच्चे को पूरी रीशेड्यूलिंग करनी पड़ती है। नीट का सिलेबस ज्यादा होता है, जब तक उसको डेट नहीं पता लगेगी तब तक वो उसके हिसाब से तैयारी नहीं कर पाएगा कि उसको कितने टेस्ट देने हैं और कितने दिन के अंदर कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कि अपन अगर इस, जैसा मैंने शायद पहले भी बोला था और अभी भी एक सर ने बोला कि पेपर लीक होने के पीछे 2 मेन कारण होते हैं, प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन। जब तक ये दोनों इन्वॉल्व होंगे तब तक आप पेपर लीक नहीं रोक पाओगे, कहीं ना कहीं एक लूप होल आएगा ही आएगा। जैसा मैं बता रहा हूं कि जैसा मैंने एनालिसिस किया कि लगभग इस पूरे पेपर कंडक्शन के अंदर 2 लाख के आसपास लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लगभग 5,500 सेंटर्स होते हैं ओवरऑल, और लगभग 500 से 600 शहरों के अंदर ये पेपर होता है। तो इतने सारे लोग, मैन पावर जब इसमें इन्वॉल्व होगी तो बिल्कुल इस तरह की चीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड के अंदर, बिल्कुल ऑनलाइन मोड के अंदर पेपर होना चाहिए। जो हमारा एनटीए है, एनटीए ऑलरेडी जो है लगभग 15 नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस करवा रहा है, जिसमें कुछ ऑनलाइन मोड में है और कुछ पेन पेपर मोड पे करवा रहा है। तो अगर एनटीए ने कोशिश की कि पेन पेपर मोड पर करवा रहे हैं, अगर वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल उसको ऑनलाइन पैटर्न की तरफ मूव करना चाहिए सर। ऑफलाइन और ऑनलाइन ये क्या गारंटी है कि ऑनलाइन जो मोड है वो पूरी तरह से सुरक्षित है? क्योंकि आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि कैसे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो परीक्षा सेंटर था उसके नीचे बाकायदा एक लैब का डाल रखी थी, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम आईजे करके वहां पर सॉल्व करवाते हैं। इस तरह की खबरें भी हमने देखी। जगरूप जी क्या कह रहे हैं? सिर्फ उसी समय जगरूप जी क्या कह रहे हैं सर? एनक्रिप्टेड होता है ऑनलाइन मोड में। अगर सीबीटी मॉडल पे आता तो पेपर एनक्रिप्टेड यानी कोड लैंग्वेज में होता है, और कोड सिर्फ जो चीफ कोऑर्डिनेटर वही कोड रिलीज करता है 15 मिनट पहले, और वो फिर सब जगह प्रसारित होता है। तो उससे पेपर फिर लैंग्वेज में ऑफलाइन में पकड़े जाते हैं, ऑनलाइन में पकड़े नहीं जाते हैं, ये और है। जैमिनी साहब, ये जैमिनी साहब का भी देखिए एक तर्क है, क्या कह रहे हैं सर जैमिनी साहब? ऑनलाइन में नहीं पकड़े जाएंगे? ऑफलाइन में तो पेपर लीक पकड़े जाते हैं, ऑनलाइन में पेपर लीक पकड़े नहीं जाते। एसएससी में हमने देखा था किस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके बाहर निकले थे लड़के, हमने देखा, कवरेज किया उनको। ये तो सब जगह चोर है। जब तक आप ईमानदारी नहीं आएगी, सिस्टम नहीं सुधरेगा, कुछ नहीं हो सकता। प्रियांक जी मैं आ रहा हूं, लेकिन एक बार जगदीश जी की टिप्पणी ले लूं। जगदीश जी आप कैसे देख रहे हैं? अब सभी सिस्टम अगर ऐसे हो गया तो फिर किस पे भरोसा करें सर? खुद को कोसने के अलावा तो कोई चारा बचा नहीं है। जैसे अभी प्रियांक जी करें, कोस रहे हैं, क्या करें? खुद को ही कोस लें? राह तो जल पे भी बनी है भाई। सर से मैं कहीं न कहीं मानसिक एकता रखता हूं, और मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभी को कि हमें दोष आरोपण से ज्यादा समय नहीं गवाते हुए दोष सिद्धि पे आना चाहिए। जैसे कि आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी यहाँ पे, जैमिनी सर ने भी यह ध्यान जो है आकर्षित किया इन बिंदुओं के ऊपर, जोशी सर ने भी इसके ऊपर जो है बातचीत की है, और हेमंत सर आपने भी बिल्कुल कहा है कानून का होना सफिशिएंट नहीं है। कानून का धरातल पे अक्षरशः प्रयोग में आना, एक नजीर साबित करना, और वो नजीर कहीं न कहीं एक डेटरेंस का काम करे, ताकि जो आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक सबक सिद्ध हो पाए कि यहां पे बच्चों के भविष्य से खेलना आज भारत के गणराज्य के अंतर्गत जो है वो बिल्कुल भी असह्य है। चाहे हमारे सरकार का कोई दायरा हो, यहां पे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है, क्यों नहीं संज्ञान लेती है? ऐसे मामलों में कई पीआईएल दायर की जाती है। ये सही समय है अब नागरिक समाज का, हमारे सिविक सोसाइटी का एक मत होने का। अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो सकता है एक मूवमेंट पिछले दशक का, मैं कहता हूं स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा कहीं न कहीं हमारे भारत के सामाजिक न्याय के अभिन्न खंड है, अभिन्न कहीं न कहीं पिलर्स है। जैसे पत्रकारिता हमारे स्टेट का एक अंग होता है, मैं मानता हूं हमारा समाज शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना जो है नहीं आगे बढ़ पाएगा। और अगर हम इंडिया 2047 एक विकसित भारत देखना चाहते हैं, हमारे भारत में शिक्षा खाली मौलिक अधिकार बना देने से या फिर राइट टू एजुकेशन के नाम पे एक गरीब तबके को खाली शिक्षा तक एक्सेस दे देने से कुछ नहीं होगा। वह ज्ञान की प्रायोजकता भी हो पाए,
और मेरिट बेस्ड कहीं न कहीं यहां पे सिलेक्शन हो पाए, उस मेरिट के सम्मान के लिए उस अनुच्छेद 21 के कहीं न कहीं धरातल पे जो है उसकी भी गरिमा बना रहे, इसके लिए अनुच्छेद 32 हो चाहे 226 हो, ये समय है आदरणीय न्यायपालिका का, आदरणीय कार्यपालिका का और नागरिक समाज का कि जब हम सभी को आकर के सवाल पूछ रहे हैं सर आपसे, एक सॉल्यूशन मैं आपके समक्ष रखना चाहूं। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, सॉल्यूशन बताओ आप। हाँ, वो सॉल्यूशन ही रख रहे हैं सर। सॉल्यूशन मेरी तरफ से ये एक हो सकता है, अगर हम वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहां डिसमेंटल करें कि बच्चा एक बार में पेपर एक हॉल में जा रहा है जहां पे उसके समक्ष सारे प्रश्न एक साथ में आ रहे हैं, इसकी जगह पे अगर हम इसको पूरी प्रोसेस को थोड़ा इलैबोरेट करें, जैसे अगर हम इसको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और काउंसलिंग 3 हिस्सों में अगर हम बांट पाएं, समाधान इसमें हो पाएगा। जहां पे अगर हमको ऑब्जेक्टिव करवाना है तो हम जो है कहीं न कहीं OMR का सहारा ले सकते हैं, एनक्रिप्शन के साथ में, बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाओं के साथ में, और इसमें भी डबल एनक्रिप्शन होना चाहिए। कम से कम 2 अधिकारी, एक सेंट्रल अधिकारी और एक क्षेत्रीय अधिकारी, इन दोनों की कहीं न कहीं जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए फिर वो कहीं न कहीं एनक्रिप्शन की जारी की जाए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मिली भगत जो हो सकती है, CDS में क्यों नहीं मिली भगत होती है, क्यों नहीं, जैसे आपने कहा अभी ऑनरेबल जैमिनी सर ने कहा कि क्यों नहीं यहाँ पे सरकार के अंदर सेना के जो नियुक्तियां होती है उसमें मिलीभगत क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहां पे भी इसी प्रकार से डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। बिल्कुल ये जो कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट सर, ने यही कहा है, मैं प्रवृत्ति व आवृत्ति दोनों के ऊपर प्रश्न होने चाहिए। जी हेमंत जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। पहले जगरूप जी पूरा कर लीजिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो ये कह रहे हैं, ये 2024 में इसी NTA ने जब नीट की परीक्षा आयोजित की थी और परीक्षा का पेपर आउट होने की बात हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और 13-14 पेज की रिपोर्ट दी। उसमें ये कहा कि परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित किया जाना चाहिए, 3 चरणों में, और उन्होंने CBT जो बेस्ड का कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एनक्रिप्टेड पेपर होना चाहिए या फिर हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए हैं। लेकिन करने वालों की तो कार्यपालिका करती है ना। आप एजुकेशन नहीं हो पाया जी। हाँ, एजुकेशन, आपने कानून बना दिया कि 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। जोशी जी कह रहे थे कि किसी को हुआ ही नहीं। आप तो यही तो गंभीर बात है, कुछ सोगानी साहब भी इसमें जोड़ना चाह रहे हैं जी। न्यायिक जांच की आपने आदेश नहीं दिया, आपने CBI की जांच करा दी। CBI की जांच में पिछली बार भी की थी CBI ने जांच, क्या जांच की CBI ने? सही बात है सर। हाँ, आपने न्यायिक जांच कराई है सर। ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें CBI ने 2 बार जांच की, तो दोनों बार ही अलग अलग तथ्य सामने आए, अलग अलग बिल्कुल उल्टा जांच की रिपोर्ट लेकर के आए। ऐसे भी इस देश में तथ्य हैं, तो CBI की जांच पर ही पूरा भरोसा हो जाए, टिक जाए और उससे ही साफ हो जाएगा, ये तो हम मान नहीं सकते। प्रियांश जी। हाँ सर, पहला तो मेरा कहना ये है कि पेपर लीक में जो लोग इन्वॉल्व, आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास जी। हाँ, जो लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं, जो बिल्कुल क्लियर हैं कि इन्हीं की वजह से पेपर लीक हुआ है, उन लोगों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि उनको कोई हक नहीं है कि वो 22 से 30 लाख स्टूडेंट्स जो फ्यूचर है उनके साथ वो खिलवाड़ कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब कि आप फटाफट से जो है उनको बेल दे दोगे, 1 साल 2 साल 3 साल इंक्वायरी चली और बेल पर वो बाहर है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, ये कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता। बिल्कुल ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए। दूसरी बात, एक नजीर पेश करने का समय आ चुका है, ये समय है नजीर पेश करने का सरकार के द्वारा। जगदीश जी ने ये बात महत्वपूर्ण बात कही है। सोगानी साहब, जो आप आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि भय बिन प्रीत न होई। हम ये देखते हैं कि जब तक कानून है उसका प्रवर्तन कौन करे। इस माफिया के अंदर भय नहीं होगा। जोशी साहब, जैमिनी साहब भी इसमें कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन जोशी साहब एक टिप्पणी आपकी, काफी टाइम हो गया। जोशी साहब जी, जोशी साहब की एक टिप्पणी। जोशी साहब, भय बिन प्रीत न हुई, अगर ये कह रहे हैं कि फांसी हो जाए इन पकड़ने वालों को, तो कोई पेपर लीक नहीं करेगा, या सबके सामने इनको गोली मार दें कि ये पेपर लीक के माफिया थे, तो फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा पेपर लीक करने की। लेकिन 10 साल की सजा भी नहीं हो पाई तो क्या होगा? अरे करने की हिम्मत कौन रखता है? यहाँ तो बैठ करके लोग समाज को ज्ञान दे रहे हैं कि समाज की नैतिकता, समाज को ये करना चाहिए। समाज को मैं बताऊं क्या, हम बचपन से चोर पैदा हुए थे क्या? हमने बचपन से ही कोई बाहर आकर के बेईमानी करी है क्या? ये समाज को ज्ञान देने वालों को ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी अधिकारी लगते हैं, क्या इनको ऊपर टांगा है क्या? अभिषेक सिंह बोल रहा है, ये DG के साहब हम जिम्मेदारी लेते हैं, ये लीक हो गए पेपर, तो जिम्मेदारी लेके क्या कर रहा है भाई? क्या इस्तीफा दे रहा है क्या जिम्मेदारी लेकर के? ये सब कहने की बातें हैं। और ये CBI कर लो, चाहे कुछ भी कर लो,
आज तक किसी को सजा नहीं हुई, न सजा होने वाली है। आप किसी भी तरह से बात कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ अभियुक्त को संरक्षण मिलता है, अभियुक्त को संरक्षण मिलता है। कानून इस प्रकार का बना हुआ है। तो इस कानून को यही तो जगदीश जी बात कर रहे हैं, यही तो प्रियांश जी बात कर रहे हैं कि कानून का पालन अक्षर से अगर हो जाए धरातल पर तो यह स्थितियां बदल सकती है। जयमिनी साहब, जयमिनी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जब राजस्थान बोर्ड सीबीएसई इनके टॉपरों को परसेंटेज पे एडमिशन दे दो ना, नहीं तो ये कोचिंग माफिया रहेंगे, नहीं पेपर लीक माफिया रहेंगे। सीधे 12th के परसेंटेज पे जो पहले भी होता था एडमिशन दे दो, खत्म करो कहानी। क्यों इतना बवंडर खड़ा कर रखा है? क्यों कोचिंग माफियाओं को पनपा रहे हो? क्यों पेपर लीक माफियाओं को पनपा रहे हो? जो ने बोर्ड का एग्जाम में टॉपर हैं उनकी सूची बनाओ, देश भर की एडमिशन कर दो। पहले स्टेट के हाथ में था पीएमटी, जो व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, उसके बाद एनटीए कर दिया। तो आप बताइए, स्टेट के हाथ में था तब क्या था? जयमिनी साहब, सवाल ये भी तो है कि स्टेट के हाथ में था तब क्या हुआ? यही था। तो क्या जगरूप जी क्या कह रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं 12th के परसेंटेज के आधार पर हाँ, फिर बोर्ड में वो हम सब ने देखिए कैसे चक्की पर कॉपियां चेक हो रही थी 10वीं की बोर्ड की। बताओ, आटा चक्की के ऊपर बैठ करके और टिकमार्क हो रहे थे, वो तो सबने देखा है। देखिए, इस देश में नौजवान और गरीबों को और मध्यम वर्ग को डूबने से बच जाएंगे। अगर उनका बेटा परसेंटेज आया तो कोचिंग माफिया तो नहीं लूटेगा उनको। जगदीश जी क्या कह रहे हैं? वो भी लूट रहा है अपने घर गिरवी रख के, पेपर माफिया हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, चूंकि यह राज्य विषय के सब्जेक्ट है और भारत एक संघ जो कहीं कहीं प्रणाली का फॉलो कर रहा है, केंद्रीय सूची में भी है दोनों। कश्मीर से कन्याकुमारी मेरे और नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट, जो है सारे के सारे जो राज्यों के अंतर्गत सेम लेवल पे एग्जामिनेशन, सेम टाइम पे एग्जामिनेशन। जगरूप जी कह रहे हैं कि केंद्रीय सूची में भी है। मुझे एक सवाल करना है जी, दोनों समवर्ती सूची कंकरेंट में हो सकता है सर, यहाँ पे समवर्ती सूची में भी है भी विषय की बात कर रहा हूँ सर जी। प्रियांश सोगानी जी क्या कह रहे हैं? और उनमें भिन्नता देखी जाती है सर 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं के कालक्रम में और पैटर्न में, दोनों में सर। जी सोगानी साहब। हाँ सर, मेरा मिथिलेश सर से एक सवाल है कि सर कोचिंग्स को टारगेट कर रहे हैं, कोचिंग माफिया जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि इसमें आपको कौन सी कोचिंग की जो भूमिका है वो एकदम क्लियर है? आप कोचिंग का नाम बताइए। ये जयमिनी साहब कैसे बता सकते हैं सोगानी जी? ये काम हमारा नहीं है, लेकिन ये काम तो जांच राजस्थान का सबसे बड़ा माफिया आपके टीचरों को कैसे धमकाता, वीडियो भूल गए कोटा वाले का? टीचरों को धमका रहा है कि तुम रोड पे घूमते रहोगे, मैंने नौकरी से निकाल दिया। तो वो टीचरों को धमका रहा है आपका मालिक, भूल गए कोटा वाले का वीडियो? मेरा मालिक कोई नहीं है। किस तरीके का व्यवहार करते हैं? सम्मान अच्छा वो कह रहे हैं, लेकिन कोटा का कोचिंग सेंटर जो एजुकेशन, लेकिन व्यक्तिगत नहीं होना। प्रियांश जी, सोगानी साहब, जयमिनी साहब, सोगानी साहब भी, प्रियांश जी भी सही कर रहे हैं, लेकिन कई चीजें इसमें है। प्रियांश जी, आपको पता है सीकर का एक कोचिंग सेंटर नया नया खुला, वहां पर कोटा वालों का उसको बाउंसर लगाने पड़े 6 महीने तक पूरे के पूरे परिसर के बाहर, क्योंकि ऐसी दूसरे कोचिंग वाले धमकी दे रहे थे, टीचर्स को धमका रहे थे कि आपको मार डालेंगे, चले जाओ यहां से, यहां क्यों आए हो। बाउंसर्स लगाने पड़े, वो सब जानते हैं सर। सीकर में सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की संलिप्तता नहीं होगी, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, वो है इन्वॉल्व। कोचिंग की भूमिका से वो कह रहे हैं कि इनकार नहीं किया जा सकता है। सोगानी साहब, इस पर क्या कहना है आपका? जगरूप जी कह रहे हैं कि कोचिंग की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, और यह पहली दफा आरोप नहीं है, लगातार पिछले कई सालों से इस तरह के आरोप हैं। अब एक बात बताइए, कोई सामान्य आदमी प्रेशर में सही बिल नहीं ला पाई सरकार। प्रियांश जी, सामान्य आदमी कोई 60 लाख रुपए देकर के पेपर ले लेगा क्या? क्यों ले ले, कहां से लाएगा? कोचिंग वाले ही खरीद सकते हैं ऐसा 60 लाख 1 करोड़ की खरीदारी। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि सर हो सकता है कि कोई एक कोचिंग में इन्वॉल्व हो, मगर सारी के सारी कोचिंग इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, ये कहना तो गलती होगा सर। नहीं, ये तो कोई नहीं कह रहा है कि सारे के सारे कोचिंग इन्वॉल्व है। जगरूप जी, सारे के सारे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक बात तयशुदा है कि कोचिंग संस्थानों की भूमिका पेपर लीक में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, आवश्यक रूप से शामिल होती है, चाहे तो पेपर को फैलाने में या प्रतियोगी छात्र छात्राओं को पेपर उपलब्ध कराने में, गैस पेपर के नाम पे उनकी भूमिका से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शिक्षकों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सभी कोचिंगों में ग्रेडिंग भी नहीं है। कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई इस नाम पे श्योर सिलेक्शन, श्योर शॉर्ट, फीस वापस, ये क्या है सब? आप पढ़ाइए खाली, आप ये एल्यूरमेंट क्यों देते हो एडमिशन के लिए? और कोई ग्रेडिंग नहीं है, कौन क्या पढ़ा रहा है? जयमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई अज्ञान फैला रहा है। ठीक है, जयमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं देखिए, मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत बह चुका, बहुत
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये 7 साल में 70 पेपर तो केंद्र से आउट हो गए और 12 साल में 70 पेपर पूरे देश में आउट हो चुके। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकती। ये आरपीएससी हो, तमाम हम राजस्थान आरपीएससी के रोज खुलासे देख रहे हैं, एनटीए हो, नहीं, लेकिन ये प्रियांशी जैसे टीचर्स हैं, इनका कहना भी ठीक है कि भाई अगर आप कोचिंग करते हैं तो जांच करके टीचर का कोई दोष नहीं है, फाइंड आउट कीजिए ना कौन मालिक जो है कोचिंगों के मालिक माफिया हो गए हैं, कोचिंग पे माफिया हो गए हैं और वो एमबीबीएस कॉलेज खोलने जा रहे हैं। जैमिनी साहब, ये तो सरकार का काम है ना कि भाई अगर हो गए मेडिकल कॉलेज लेके आ रहे हैं, पकड़ के और रिश्तेदारियां कर रहे हैं नेताओं से। आज एक अखबार ने छापा कि सीकर कोचिंग हब का काला सच, पेपर से पहले ही बच्चों ने 10-10 लाख में सौदा किया। अब कोई पूछे कि भाई अगर ये काला सच है तो कितने लोगों की कोचिंग की जो संचालक है उनकी गिरफ्तारी हो गई है? अच्छा सर, मेरा एक सवाल है इस पर, पेपर लीक का पता कहां से लगा? चाहूंगा अब मध्यम मैं आ रहा हूं एक एक करके दोनों के पास। पहले सोगानी जी बोले, फिर मैं सर आप ही के पास कहां से लगा? जी बोलिए। पेपर लीक की शुरुआत कहां से हुई? पता कहां से लगा कि पेपर लीक हो चुका है? कौन से शहर से पता लगा? सिस्टम से ही पता लगा, केरल से आया, इतना जानकारी है। बाकी तो रिसर्च बताएगी, उसके अनुसंधान बताएगा, सारी चीजें हेमंत और इनका चैनल ही बता देगा, तो फिर एजेंसियां क्या करेंगी? नहीं, ये तो हम कैसे बता सकते हैं? हम तो वही बताते हैं जो सामने आता है, जो जांच एजेंसियां बता रही है। केरल से सीकर आया, ये तय है। केरल से सीकर आया, मैं बता रहा हूं आपको, जो न्यूज एसओजी ने केरल से आके सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आया, ये तय है। हाँ ठीक है, मैं सिटी का किसी का भी सर फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल एज अ न्यूट्रल बात कर रहा हूं। पहले एक कोचिंग, जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके किसी टीचर के पास में उसको पता लगा कि इस तरह से गेस्ट पेपर आया था और हूबहू क्वेश्चन, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जो मैच कर रहे थे। उसके बाद वो उसके कोचिंग के डायरेक्टर के पास में गया, उनकी हेल्प मांगी कि सर ये गलत हुआ है। वहां से लोकल थाने में जाया गया, लोकल थाने से सपोर्ट नहीं मिला था। उसके बाद में जाके जो है चीजों को फिर गाइड किया गया कि किस तरह से इस चीज को जो गलत हुआ है उसको प्रमोट करें। ये भी सीकर का ही पार्ट है सर, ये भी न्यूज चैनल। व्यवस्था में दोनों तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरी हर जगह है सर। वैसे आप अपनी बिरादरी का, जाहिर सी बात है कि पक्ष लेंगे, बचाव करेंगे। मैं पत्रकारों की बात करूंगा तो बचाव करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह बेईमान लोग भी है, हर जगह अच्छे लोग भी हैं। तो ये आप ये बात ठीक है जोशी साहब कि सारे कोई कोचिंग वाले माफिया तो नहीं है ना, कुछ अच्छे भी हैं। बिल्कुल सर, इस पे मैं एक पक्ष रखना चाहूंगा सर कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को या कोचिंग इंस्टीट्यूशन या एजुकेटर्स को, टीचर्स को जो टारगेट किया जा रहा है, उस पे मैं एक मत रखना चाहूंगा मध्यम मार्ग पे रहते हुए कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर जो गाइडेंस हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से दिया जाता है किसी भी मंच पे, व्यक्तिगत या व्यावसायिक मंच पे, चाहे वो यूट्यूब जैसी फ्री क्लासेस हो, चाहे जैसे आपने कहा जो पेड क्लासेस हो, सर ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है सिलेक्शन की। मैं फिर बता देता हूं कि हमारे मारवाड़ी में भी कहावत है और सीबीएसई के लोगों में भी यही लिखा हुआ है। मारवाड़ी में इसको कहा भी जाता है, राजस्थानी के अंतर्गत, जुग में भलो को नहीं होवे जब तक ये चानणों नहीं होवे। हर विद्यार्थी के लिए स्वाध्याय बेहद ही आवश्यक होता है। मार्गदर्शन जीता माता पिता का हो सकता है, अकादमिक मार्गदर्शन एक शिक्षक का, एक कोचिंग संस्थान का होता है। गेहूं के साथ में गुण भी पीसते हैं और साहिक का कहा जाता है सामाजिक तत्व समाज के हर दायरे में और शायद कोचिंग संस्थानों के बीच में भी हो सकते हैं, जो कि मैं मानता हूं न्यायपालिका और कार्यपालिका अपना कार्य अगर निष्पक्ष और कानून के अक्षरशः प्रवर्तन के माध्यम से करे तो वह भी क्लियर हो जाएगा और उसमें जरूर पता चलेगा कि यह कहीं न कहीं कमर्शियल इंटरेस्ट और जो कि कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ में संलिप्त है। इसमें एजुकेशन नाम की जो पवित्रता है, आपके पास में सैंक्टिटी है, वो जरूर बनाकर यहां पे जो है वो उभर करके सामने आएगी कि जो कंचन है, जो सोना है, उसको कोई काट नहीं लगता है सर। और जो शिक्षा है, जो सरस्वती है आपके पास में, भारत को महान भारत पहले भी बनाने के लिए, वर्तमान में भी इसकी साख रखने के लिए भारत के शिक्षक, यहां की सरस्वती ही कहीं न कहीं हमारी विरासत को जो है बचा करके रखी और आगे भी बचा करके रखेगी। और मैं इसी के साथ में कहना चाहूंगा कि ये ओवरऑल सिस्टम जो है एक नजीर पेश करे 2026 के अंतर्गत, चाहे अभिभावक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे संस्थान हो, चाहे सिविक सोसाइटी हो, ये हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी भी बनती है। क्योंकि मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर हम करप्शन के उन्मुख होना चाहते हैं तो हमें अपराध के उन्मुख भी होना पड़ेगा और यहां पे फिंगर पॉइंटिंग की जगह हमें पहुंच जाना चाहिए कहीं न कहीं एक समाधान उन्मुख प्रयास की तरफ। और वो समाधान उन्मुख प्रयास जो हो सकता है कहीं न कहीं एक प्रॉपर एफआईआर के माध्यम से, निष्पक्ष पारदर्शी जांच के माध्यम से, न्यायपालिका के सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से
ऑब्वियसली एक बेहतर कानून के प्रवर्तन के जोशी माध्यम साहब, फिर आकर के बात वहीं टिक गई है कि निष्पक्ष जो है वो जांच हो जाए और उनको आइडेंटिफाई करके अगर सही तरीके से उनको सजा हो जाए तो ये पेपर लीक वाला मामला है जिस पर लगाम लग सकती है। अनुसंधान ऐसा होना चाहिए, न्यायपालिका ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जिनकी जिम्मेदारी है उनको टिकाओ ना अंदर, उनको तो कोई टिका ही नहीं रहा। कितने आरपीएससी के चेयरमैन टिकाए, कितने अधीनस्थ सेवा आयोग के चेयरमैन टिकाए, कितने ये नीट के चेयरमैन टिकाए। अरे इनको हवालात के पीछे भेजो, और जितने भी ये कोचिंग संस्थान है जिनकी भी मिली भगत है, अरे भाई नियम और कानून बदलो ना। ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं बच्चों को, उनके घर वालों का निवाला छीन रहे हैं। निवाला आप देखिए, खेती बाड़ी करता है आदमी और उससे ये कोचिंग संस्थान लाख, 2-2 लाख रुपए लेते हैं। हम सभी को चाहिए सर, इनको ये नहीं है कि इन बच्चों का क्या होगा। सकारात्मक कितना हो, तो अब ये तो अति हो गई है सर। जगदीश जी और चौगानी साहब, आप भी जान रहे हैं ये तो अति हो गई है। एक कोचिंग के अंदर लाखों रुपए का एक एक बच्चे के ऊपर भार पड़ता है, और इसलिए कहा जाता है कि जब इस तरह की खबरें आती है कोचिंग से रिलेटेड, तब सवाल तो उठते ही है ना सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। मैं इस चीज का संज्ञान भी रखता हूं और इस चीज से लेकर के हम भी व्यथित हैं, जितना कि हर अभिभावक है, हर विद्यार्थी है। पर मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि हम होपलेस होकर के कहीं कहीं विजिलेंटी जस्टिस की मांग नहीं कर सकते कि उठा के जेल के पीछे डाल दीजिए। एक न्यायिक प्रक्रिया है इसके पीछे। सुझाव तो दे दो। मैं सुझाव यही दे रहा हूं कि कानून तो प्रवर्तन में है। आज 10 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, पर कितने प्रकरणों में होता। सीबीआई से जोशी जी का भी व्यू है, मेरा भी ये व्यू है। सीबीआई 3 साल से जांच कर रही है, किसी को कोई सजा नहीं दिला पाई। तो आप न्यायिक जांच कराइए और न्यायिक जांच कराने के बाद नेल डाउन कीजिए जो भी इनमें संलिप्त हैं। और सारे कोचिंग, कोई ऐसा नहीं कि पेपर लीक कराने के अड्डे हैं, लेकिन ये बात भी सही है, बहुत सारे कोचिंग शिक्षकों द्वारा नहीं चलाए जा रहे, लोग व्यवसायियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैं कई ऐसे कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टरों को जानते हैं जो स्वयं पढ़े लिखे नहीं है और वो हायर करते हैं और वो इस तरह की दाएं बाएं की गतिविधियों से अपना एडमिशन बढ़ाने के लिए। जगरूप जी, टर्नओवर देखो उनका कितना है, अरबों रुपए के आसपास। राजस्थान का इंडिविजुअल सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर एक कोचिंग सेंटर का मालिक है हेमंत जी। राजस्थान में हाईली इनकम टैक्स इंडिविजुअल पेयर एक कोचिंग सेंटर का मालिक है। शिक्षा व्यावसायिक गतिविधि होगी, वैसे कोचिंग भी व्यावसायिक गतिविधि हो गए। और व्यवसायी का तो मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है, और अधिकतम लाभ कमाने में वो अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो संलिप्त हैं, जिन्होंने सिंडिकेट बना रखी है, माफिया बना रखा है, आपके पास कानून है लेकिन उसका प्रवर्तन तो करने से होगा ना। कानून अपने आप तो 10 साल के लिए बुक नहीं कर देगा। सीबीआई जांच में लिपापोती करती है तो न्यायिक प्रक्रिया आपके पास है, न्यायिक संरक्षण में देखरेख में जांच कराइए। और जो सुझाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिए थे, अभी कई प्रतियोगी छात्र छोटी सी टिप्पणी हेमंत जी। हाँ बोलिए। हेमंत जी, मैं ये कहूंगा कि इसकी जेपीसी से जांच करानी चाहिए, जिससे राजनीतिक जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हों, उनको पता लगे सिस्टम में क्या गड़बड़ है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और इसकी जांच करे, जिससे हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, उन्हें पता लगे कि किस तरीके से उनके वोटरों के बच्चों के सपने तोड़े जा रहे हैं। एक जो है वो संसद में भी चर्चा होनी चाहिए पूरी देशव्यापी की कि आखिर कैसे रोके इनको। बिल्कुल, फुल देश की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। सवाल तो पूछा जाना चाहिए जिम्मेदारों से कि भाई सजा क्यों नहीं है। जोशी जी, हेमंत जी, 2024 में पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी इस पर और उन्होंने सजेशन दिए थे, किसी को जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है। लो तो अब भाई बैठ गई तो अब फिर भी नहीं रुक रहे हैं तो काहे का। पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी जिन्होंने सब पंचायत कर ली, कुछ भी नहीं हुआ। अब तो ये विद्यार्थी है बेचारे, ये दुख पाएंगे जिनके पैसे चले गए, पैसे नहीं लौट के आएंगे, जिनकी आंखें चलेगी आंखें लौट के नहीं आएगा। सोगानी साहब क्या करें, आप टीचर हैं, आप रास्ता दिखाओ समाज को, वाला नहीं है, सोसाइटी को, सिस्टम को। सर इनके काल्पनिक उतर रहे हैं, देखिए क्या हालत कर रखी है इन्होंने संस्थान वालों ने। जोशी साहब, इसी तरह से आपकी जांच अभी चलेगी सर। जोशी साहब कुछ नहीं करते हैं, अभी चल रही है जांच सर, के अलावा कुछ भी नहीं है। एसओजी ने क्या मुकदमे दर्ज कर लिए क्या यहाँ? सर अभी पूछताछ हो रही है, जांच तो चल ही रही है ना सर। जोशी साहब सीबीआई को दे दिया, ठीक है, जांच तो चल ही रही है अभी। दर्ज क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात है, बात तो सही है, लेकिन करें तो करें क्या? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की?
करें तो करें क्या, यही जानना है। से गुहार लगाने के अलावा जनता और किसी के पास में कुछ नहीं है, फैसला जनता को ही करना है। अंतिम टिप्पणी सर, इसमें पहली बात तो अपने को ये तो बिल्कुल क्लियर है, सब लोग से अभी जैसा अभी डिस्कशन का पॉइंट निकल कर आ रहा है, सब लोग इसी मत में सहमत हैं कि इसको ऑनलाइन मोड में करवाना चाहिए, ठीक है। पर हमारी बात काफी ज्यादा इधर उधर की फैल गई, जो पॉइंट की बात थी वो साइड में रह गई। मेरा पहला थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पर किसी का ध्यान नहीं पड़ा कि बच्चा जब ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। वो सुनिए आप एक बार। पहली बात तो 2 से 5 का टाइम बच्चे को मिलता है, अपन ये मान के चलते हैं जैसे 2 से 5 का एग्जाम का जो टाइम होता है, तो 3 घंटे का जो टाइम होता है वो पूरा बच्चे के लिए होता है कि बच्चा उस टाइम पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उसके क्वेश्चंस पर फोकस करे। जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचता है तो उसको बहुत एंग्जाइटी होती है, ऑटो के अंदर भी बच्चा कॉपी किताब खोल के पढ़ता हुआ जाता है ना, उसको एकदम सब उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे होते, तो बहुत नर्वस होता है ऑलरेडी सर। उसके बाद में बच्चे के ऊपर इतने प्रोटोकॉल्स लगे हुए होते हैं कि आपको ये पहन के नहीं जाना, कलेवा पहन के नहीं जाना, आपको माला पहन के नहीं जाना है, आपको ये सब काट दिया जाता है। तो डुआवे भी कर दें इनको, बता रहा हूँ कैसे आप मुद्दे की बात बताओ ना। हाँ, जो भी मैं उसके अंदर नहीं जाना चाह रहा। बच्चे की क्या गलती है सर, बच्चे के क्या गलती है? अब आप पेपर ही लीक कर दोगे तो बच्चे तक तो बात ही नहीं आ रही ना सर। बच्चों को ज्ञान बच्चों के लिए है, पढ़ाएंगे भी बच्चों को, लूटेंगे भी बच्चों को, और फिर ज्ञान भी बच्चों को अलग हो जाएगा सर, जोशी साहब अलग हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, बहुत गंभीर बात भी है, लेकिन इन तमाम जो बच्चे हैं उनके मन की मनोस्थिति को अनुभव कीजिए कि ये पेपर लीक माफिया कैसे उस पर चोट करते हैं, कैसे हमारे सिस्टम को खोखला कर रहे हैं और कैसे हमारे सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। समय रहते हम सबको जागना होगा और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से व्यवहार करना होगा। सिस्टम को भी चाहिए कि ऐसे जो लोग सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, पेपर लीक माफिया, उनको कम से कम बाहर निकाल कर जनता के सामने रखे और सजा तक पहुंचाए ताकि लगाम लग पाए। यही पूरे देश की इच्छा है और यही इन बच्चों की इच्छा है, ताकि फिर से कोई पेपर लीक नहीं हो। इसके लिए हमें ठोस पुख्ता इंतजाम करने चाहिए।